बिहार उद्यमिता संघ के अध्यक्ष श्री पंकज सिंह जी, संघ के महासचिव श्री अभिषेक कुमार जी, निदेशक श्री जितेश कुमार जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रीतेश आनंद जी, संगठन के अन्य सभी पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय उद्यमीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, बिहार उद्यमी संघ द्वारा आयोजित 5वें बिहार उद्यमिता संघ के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 6 वर्षों से उद्यमिता जगत में बिहार राज्य की छवि बेहतर बनाने की दिशा में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सही बात यह है कि बिहार राज्य बंटवारे के बाद बिहार को खनिज संपदा नहीं मिली, खाने नहीं मिली, बहुत सारी चीजें नहीं मिली और बिहार एक तरह से सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर आधारित प्रदेश हो गया। उसमें भी राज्य के अधिकतर जिलों में बाढ़ आती है। नेपाल की नदियों से आने वाले बाढ़ से लगातार बिहार जूझता है, लेकिन बिहार सरकार ने 2 कृषि मैप बना के उनका क्रियान्वयन करके बिहार में खेती के उत्पादन को बढ़ाया और अभी 3रा कृषि मैप माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उद्घाटन किया है उसका। मैं समझता हूं कि जब वो लागू हो जाएगा तो बिहार के बारे में लोग कहने लगेंगे कि 3री हरित क्रांति अगर कहीं होनी है भारत में तो वो बिहार में होनी। मैं आप नौजवान लोग हैं, आपको ये कहना चाहता हूं कि खेती के साथ इतने छोटे छोटे काम हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। खेती में जो पैदा होता है उसके वैल्यू एडिशन के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके मार्केटिंग के लिए बहुत सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। उसको आप ढूंढने और देखने की कोशिश करें। वैसे मैं ये लिखी हुई तकरीर से हटके निवेदन करना चाहता हूं कि ये इंसान की फितरत है कि वो उद्यम करता है, आज से नहीं। लाखों साल पहले जब इंसान चौपाए से पहले चौपाया था, पैरों और हाथों पे जानवर की तरह चलता था। जब वो दोपाया हुआ, सिर्फ पैरों पे रहा और हाथों से काम करना शुरू किया, वो उसकी पहली उद्यमिता थी। उसने फल तोड़ने का प्रयास किया, शिकार खेलने का प्रयास किया, तब वो हाथों से काम करने लगा। हालांकि साइंटिस्ट की कई एक थ्योरीज हैं, जैसे एक बहुत मशहूर आदमी हुए हैं जिन्होंने इंसान के प्रादुर्भाव और तरक्की पे उन्होंने और उनकी वाइफ ने कीनिया की जो लेक है जहां से कहा जाता है कि यहां से पहले हम निकले हैं, उसने अपनी थ्योरी में कहा है कि चौपाए से दोपाया होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि जब गर्मी पड़ती थी तो चौपाया होने में शरीर का ज्यादा व्यापक क्षेत्रफल होने के कारण ज्यादा गर्मी पड़ती थी और जब वो खड़ा हो जाता था तो कम गर्मी लगती थी। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि ये चौपाए से दोपाया उद्यमिता के लिए हुआ और उसने तमाम तरह की कई हजार साल लग गए उसको ये खोजने में कि इस बीज का खाना तुझे खाना है, ये फल जहरीला है, ये खाने लायक है, और फिर वो करता हुआ चला गया। और पिछले 50 साल में दुनिया में इंसानियत का लिखित इतिहास लगभग 6000 साल का मिलता है। पिछले 50 साल में इंसान ने उद्यम करके जो कमाल किया है वो 6000 साल में नहीं किया। पिछले 50 साल में क्या क्या चीजें नहीं आई और पिछले 50 साल में जितना काम नहीं हुआ था वो पिछले 10 साल में हुआ। ये जो आपके हाथ में टेलीफोन है, ये इंसान की फितरत का, इंसान की बुद्धि का, इंसान की उद्यमिता का अल्टीमेट नमूना क्या क्या काम कर सकता है। लेकिन मैं इतनी ऊंची टेक्नोलॉजिकल बात पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कस्बों, गांवों में बहुत घूमता हूं राजनीतिक कारणों से, और कस्बों से जब मैं गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि एक साल किसी कस्बे में मैं किसी चीज का मार्केट पाता था तो अगले साल दूसरी चीज का मार्केट पाता था। मिसाल के तौर पे मैं मेरठ का रहने वाला हूं। मेरठ जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो लिखा जाता था कि मेरठ कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां कैंचियां बहुत अच्छी बनती थी। इसके बाद मेरठ हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध हो गया और अभी मैं देखता था कि जो मुस्लिम एरियाज के छोटी छोटी गलियां हैं
उनमें छोटे गैस के सिलेंडर अपने आप से मिस्त्री लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो इंसान खुद से लगा हुआ है। आपकी संस्था उसको डायरेक्शन दे सकती है, उसको नए टेक्नोलॉजिकल टूल दे सकती है, उसको कर्जे दिलवा सकती है, उसको सही जगह बता सकती है कि यहाँ जाने से आपका कल्याण होगा। और मैं ईमानदारी से कहूं कि 65% नौजवान है इस देश का। देश की ताकत पुल नहीं होते हैं, देश की ताकत इमारतें नहीं होती हैं, सड़कें नहीं होती हैं। उसकी असली ताकत उसकी युवा शक्ति। अगर वो प्रशिक्षित है, मेहनत कर रही है, इनोवेटिव है, आगे बढ़ना चाहती है, तो इस देश को दुनिया में सबसे ताकतवर होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके आयोजकों को ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक सही रास्ते की तरफ इन सब लोगों को ले जाने की कोशिश की है। बिहार की खेती में 2013 में मक्का के उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था और इस साल फिर मक्का के उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है। बिहार में गंगा के किनारे किनारे जो सब्जी की उगाने की योजना नीतीश जी की है, अगर वो सही तरीके से लागू हो गई तो दुनिया के बाजार में बिहार की सब्जी होगी। लेकिन उसे वहां भेजने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो आप लोग प्रोवाइड करेंगे। आप उसको सोचिए क्या क्या करना है। खेत में जो चीज पैदा होती है, खेत पे उसका जो दाम होता है, अगर उसमें आप वैल्यू एडिशन कर देंगे, आपको भी 2 पैसे मिलेंगे, किसान को भी 2 पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें सोचकर आप जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनेंगे और ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे तो नए कीर्तिमान इस देश में पैदा होंगे। प्रधानमंत्री जी देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करना चाहते हैं और जीडीपी में डबल डिजिट करने के लिए अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, एमएससी क्लस्टर योजना, एलएमसी बिजनेस इंक्यूबेटर योजना, विपणन सहायता प्रौद्योगिकी, उन इतनी योजनाएं हैं कि उन सारी केंद्रीय योजनाओं को समझने और उनका फायदा लेने की जरूरत है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है, एमपी एमएलए को भी पता नहीं, मुझे भी सारा पता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। आप सभी जानते होंगे कि विश्व बैंक के सहयोग से पूरे भारत में 15 पूर्ण विकसित टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो रही है। और मुझे खुशी है कि इनमें से एक केंद्र बिहार के पटना जिले में जो बीटा है वहां खुल रहा है। उसके लिए 15 एकड़ जमीन ऑलरेडी दी जा चुकी है। इससे आप लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी। मैं फिर आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कंटेनर प्लेट टर्मिनल, अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक कॉरिडोर का विकास, निजी औद्योगिक पार्कों के प्रोत्साहन आदि बातें बिहार की औद्योगिक नीति में ऑलरेडी शामिल हैं और मुझे विश्वास है कि इससे उद्यमिता जगत का समुचित विकास होगा। मेरा सुझाव होगा कि जिन्होंने उद्यमिता जगत में एक मुकाम हासिल कर लिया है वो दूसरे लोगों को रास्ता दिखाएं। वो सिर्फ अपने लिए ना सोचें बल्कि और लोगों को भी रास्ता दिखाएं। मैं जेल में था, किसी आंदोलन में जेल में था, क्राइम करके नहीं गया था, किसी मूवमेंट में था। तो हमको चूंकि बी क्लास मिली हुई थी, तो बी क्लास के जो कैदी होते हैं उनको एक कैदी मिलता है उनका खाना बनाने, कपड़े धोने, सफाई करने के लिए, जिसको मशक्कती बोलते हैं। तो मेरा जो मशक्कती था उसका नाम रशीद था। उसने मुझे बताया कि साहब मेरा 10 दिन बाद में सजा पूरी हो रही है और मैं छूट के घर जाने वाला हूं। तो मैंने कहा भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छी बात है। तो वो रोने लगा। मैंने पूछा कि लोग तो छूटते हुए खुश होते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा साहब रो इसलिए रहा हूं कि बाहर मेरा कोई नहीं है और बाहर मेरा कुछ नहीं है। मैं यहाँ मुझे रोटी मिल रही थी, खाना मिल रहा था, जगह मिल रही थी, सोना मिल रहा था, सर पे छत थी। बाहर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? ये बात मैंने इसलिए की कि जब पढ़ के निकलते हैं तब हम करीब करीब रशीद जैसे ही निकलते हैं। हमारे बुजुर्ग हम पढ़ा के भेज देते हैं तो दुनिया के समंदर में फिर खुद तैरना होता है, खुद ही काम ढूंढना होता है, खुद ही आगे बढ़ना होता है। ये बहुत कठिन काम। आप जैसे लोग जो ये काम कर रहे हैं
उन सब लोगों की उंगली पकड़ेंगे जो रशीद की तरह बाहर की दुनिया में निकलेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको नई जिंदगी बख्शेंगे। और जब एक लड़के का उद्यम हो जाता है तो उसका ब्याह भी हो जाता है, बिना उसके तो शादी भी नहीं होती आजकल। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आप सब नए जो उद्यमी हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। पता नहीं किसके किस काम से देश का कितना नाम ऊंचा हो जाएगा और पता नहीं किस काम के लिए मैं दोबारा आपको पुरस्कार देने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।